नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 23 की तकरार किसकी सरकार में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 की और आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव की बेहद खास खबरें। 23 की तकरार किसकी सरकार में, चुनाव की इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। तो चलिए इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट इलेक्शन टुडे की। इलेक्शन टुडे में आज की खबर है महाकाल में एजेंडा सेट। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। इस पर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उज्जैन में खुद राहुल ने शायद यात्रा का मकसद साफ कर दिया है। मंगलवार को उज्जैन में उनका भाषण सॉफ्ट हिंदुत्व, जो कि आम जन से लेकर आध्यात्म को साधता दिखा। राहुल गांधी भले ही यात्रा को गैर राजनीतिक बता रहे हों, लेकिन ये यात्रा 2024 के लोकसभा चुनाव का एक नया वेरिएंट या ये कहें कि एक नैरेटिव सेट करती नजर आती है। संसार के सबसे बड़े तपस्वियों को हिंदुस्तान मानता है। सबसे बड़े शिव जी तपस्वी, कृष्ण भगवान तपस्वी, श्री राम तपस्वी, और हिंदू धर्म के किसी भी भगवान को आप देखिए, सारे के सारे तपस्या करे हैं। और इस तरह महाकाल की नगरी उज्जैन में 2024 का कांग्रेस का एजेंडा सेट हो गया। महाकाल शायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सबसे खास पड़ाव था और यहाँ दिया गया राहुल का भाषण भी उतना ही खास था। अब तक भारत जोड़ो यात्रा के मकसद को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे थे, उनका जवाब शायद राहुल ने उज्जैन में ही दिया। अब तक राहुल और कांग्रेस दोनों इस यात्रा को गैर राजनीतिक करार दे रहे थे, लेकिन उज्जैन में उनका पूरा भाषण राजनीतिक तो था, लेकिन अध्यात्म और दर्शन की परतों के बीच लिपटा हुआ। कन्याकुमारी से यात्रा की, बहुत बड़ी तपस्या की। ये कोई बड़ी तपस्या नहीं है। जो इस देश को भोजन देते हैं करोड़ों किसान और उनके परिवार 4 बजे सुबह उठ के हर रोज तपस्या करते हैं। बढ़ई, नाई, माली, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, मजदूर, ये सब तपस्या करते हैं, रोज करते हैं, जिंदगी भर करते हैं। राहुल गांधी के इस भाषण में हिंदुत्व और राम पूरी शिद्दत और आस्था के साथ मौजूद थे। यानी राहुल ने संकेत दे दिए हैं कि 2024 में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलती दिखेगी। और जिस तरह से तपस्या के बहाने राहुल ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए, उनसे भी ये स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि वो किन मुद्दों पर बीजेपी को घेरने वाले हैं। हालांकि बीजेपी राहुल के इस भाषण को खास तवज्जो देने के मूड में नहीं है। कोई भी व्यक्ति महीने और एक दिन में तपस्वी नहीं हो जाता। तपस्वी होने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। पहले मुख्यमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने, और जब से वो बने हैं वास्तविक में कि उनके मन में भगवान के प्रति शुरू से आस्था है। आज राम मंदिर में हमारा बन रहा है और महाकाल कोल लोक का जो लोकार्पण हुआ वो भी आप सबने देखा है, और खुद वो चल के यहाँ आए थे। वो तपस्वी यदि बनना है तो जाओ कहीं ना कहीं 2 साल तपस्या करो, तो जब तपस्वी बनोगे ये थोड़ी बन सकते हो। एमपी में जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हुआ था और राहुल एग्रेसिव हुए थे, तभी अंदाजा लग गया था कि अब भारत जोड़ो यात्रा अपने पूरे राजनीतिक रंग में रंगी नजर आएगी। और उज्जैन में ये जाहिर भी हो गया कि अब कांग्रेस 2024 का नैरेटिव सेट करने की पूरी कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो इससे कुछ दिन पहले महाकाल लोक का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे और बात उज्जैन की चल पड़ती है तो महाकाल के दरबार में पहुंचकर हर कोई शांति का अनुभव करता है। और जो बात राहुल गांधी के मन से निकली
तपस्या। जरा वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। ये वो तस्वीरें, ये उस वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे नरेंद्र मोदी। बाबा महाकाल का पूजन अर्चन उन्होंने किया, महाकाल लोक का लोकार्पण किया और संभवतः एक शांति का अनुभव यहां सभी को होता है, मन स्थिर होने लगता है। और ये वो दर जहां झुकता है हर सर। ये वो 4 तस्वीरें, महाकाल की पूजा अर्चना, महाकाल का जप, आरती और महाकाल का ध्यान। ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देने की कोशिश की थी और शायद एक राजनीतिक प्रेरणा हो सकती है कि राहुल गांधी भी वहां पहुंचते हैं तो तपस्या की बात करते हैं। और 2023 के चुनाव मध्य प्रदेश में है, 24 में देश का चुनाव है। ऐसे में उससे पहले ये यात्रा जरूर कही जा रही है कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन एक राजनेता जब कोई यात्रा करता है तो वो गैर राजनीतिक कैसे हो सकती है, इस पर भी कई तरह के सवाल। ये वो तस्वीर जब राहुल गांधी पहुंचते हैं महाकाल के दरबार में, वही वेशभूषा जो कि वहां का संस्कार है और जो अनिवार्यता भी है गर्भगृह में जाने की। यात्रा के दौरान वो पहुंचते हैं महाकाल दरबार में। महाकाल दरबार के दौरान पहुंचने के दौरान ये तस्वीरें सामने आती है, भगवान का ध्यान, जप, तप, पूजन, अर्चन, ये तमाम सारी वो तस्वीरें हैं। उज्जैन में भी नजर आई, प्रधानमंत्री की भी तस्वीरें आपको दिखाई, राहुल गांधी की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें ये साबित करती हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी राजनेता मध्य प्रदेश से राजनीतिक यात्रा हो या फिर मध्य प्रदेश में पहुंचता हो, महाकाल के दरबार में अपनी अर्जी लगाने जरूर आता है। अब जरा इन तस्वीरों को आपने देखा, इन खबरों को भी समझिए, क्योंकि सियासत में खबर कभी पूरी नहीं होती। इन खबरों के पीछे की भी एक खबर होती है या उसका एक एंगल होता है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। और इसी एंगल को समझने के लिए हमने आपके लिए एक चुनाव शाखा बनाई है। इस चुनाव शाखा में वो सियासी रिकॉर्ड है जो आपको किसी भी खबर को समझने में, उसके मायने समझने में मदद करेगा। तो सीधे चलते हैं चुनाव शाखा, जहां मौजूद हैं बंसल न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह जी राजपूत। शैलेंद्र जी, आपकी चुनाव शाखा में वैसे तो पुरानी कई तस्वीरें होंगी जो महाकाल के दरबार में पहुंचते हैं, चाहे वो बात राजीव गांधी की हो, इंदिरा गांधी की हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो, उनके पिता माधवराव सिंधिया की हो। हर एक वो व्यक्ति जो मध्य प्रदेश आता है महाकाल के दरबार में जरूर जाता है, शांति का अनुभव करता है और यहां से सिर्फ एक ही बात निकलती है, वो है ध्यान और तपस्या की। लेकिन फिर जैसे ही इस क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, राजनीतिक यात्रा शुरू हो जाती है। बिल्कुल, देखिए अभी आप 2 तस्वीरें दिखा रहे थे अपनी स्क्रीन पर। कुछ महीने पहले जब नरेंद्र मोदी आए थे महाकाल में, और अभी कल जब राहुल गांधी पहुंचे थे। तो ये देखिए, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका मकसद ही कुछ ऐसा था कि इसको 2 स्तर पर हम समझ सकते हैं। एक तो राहुल गांधी के व्यक्तिगत स्तर पर और दूसरा पार्टी के स्तर पर या सियासी मुद्दों के स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर की बात करें तो राहुल गांधी के लिए ये यात्रा इसलिए जरूरी थी कि वो अपनी एक पुरानी जो छवि थी, जो बीजेपी के द्वारा बार बार उठाई जाती थी या जो सोशल मीडिया पर ज्यादा छाई रहती थी, उसको वो तोड़ना चाहते थे। और अब आप इस पूरी यात्रा में देखिए, वो जो उनकी छवि उन्होंने बदलनी शुरू की, चाहे फिर वो दाढ़ी बढ़ाने की बात हो, बॉडी लैंग्वेज की बात हो, लोगों के उनकी अप्रोच की बात हो, उनका अपीयरेंस हो, वो उसमें काफी अंतर दिखा आपको पहले से। और ये अब जब उज्जैन ये यात्रा पहुंची तो ये अपने पीक पे थी और राहुल गांधी ने एकदम अपनी अलग शख्सियत दिखाने की कोशिश की। वो आपने महाकाल में भी देखा होगा, वो काफी सहज नजर आए अंदर। तो एक लड़ाई उनकी खुद की थी जो चल रही है अभी भी, उसमें कितना उसमें अंतर आया ये तो बात की बात होगी, लेकिन वो लड़ाई उनकी जारी है। तो ये आपने उज्जैन में उनकी बॉडी लैंग्वेज और दोनों की आपने तुलना की होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की। तो एक तो ये लड़ाई थी। दूसरा, पार्टी के स्तर पर या हम कहें कि मुद्दों के स्तर पर, तो ये दूसरी लड़ाई थी। तो उनके भाषण में वो झलका कि भाषण में उन्होंने जिस तरह से अध्यात्म और के साथ दूसरे मुद्दों को जोड़ा, अध्यात्म और दर्शन की बात की। जब राहुल गांधी जैसा आदमी गहरी बातें करता है, अध्यात्म और दर्शन की बातें करता है, तो ये इसमें एक अंतर दिखता है कि वो किस कोशिश में
किस शिद्दत से अपनी शख्सियत को बदलने में लगे हुए हैं। तो पार्टी के स्तर पर उन्होंने बड़े बड़े मुद्दे उठाए, तपस्या के बहाने उन्होंने सारे वर्गों को साधने की कोशिश की। तो ये दो स्तर पर यात्रा चल रही है, एक व्यक्तिगत स्तर पर और एक पार्टी के स्तर पर। और ये लड़ाई अब ये और मैसेज था क्या? उन्होंने साफ तौर पर कहा, इस मैसेज को समझने की कोशिश करें। और वो कहते हैं कि मैं कोई राजनीतिक यात्रा नहीं कर रहा हूं, पर आप वहां खड़े होकर कहते हैं कि ये मेरी कोई तपस्या नहीं, तपस्या किसान करता है, तपस्या एक बढ़ाई करता है, तपस्या एक हेयरकट देने वाला करता है, हर एक व्यक्ति तपस्या कर रहा है। यानी कि उस वर्ग को आप इंगित कर रहे हैं, आपका सीधा फोकस उस वर्ग पर है, एससी पर है, एसटी पर है, ओबीसी पर है। जी बिल्कुल, देखिए अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अभी तक ये सवाल पूछा जाता था कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या, लेकिन कल बड़ा क्लियर हुआ और अब इसको दूसरे स्वरूप में देखेंगे। विजय, आप उज्जैन से जैसे ही कल ये आगे बढ़ेगी, आप एकदम अलग स्वरूप देखेंगे। अब ये पूरी तरह से राजनीतिक हो सकती है ये यात्रा। इसमें अब मुद्दे उठाए जाएंगे, आरोप प्रत्यारोप और तेज होगा, क्योंकि अब ये पूरी तरह से हिंदी बेल्ट में पहुंचेगी और 2-3 दिन बाद राजस्थान में होगी, फिर वहां से उत्तर भारत की तरफ पूरी तरह प्रवेश कर जाएगी। तो अब ये लड़ाई काफी तीखी होने वाली है और राहुल गांधी भी एक डिफरेंट मूड में दिखेंगे और बीजेपी के भी हमले तेज होंगे। तो ये कहा जा सकता है, ये जरूर है। लेकिन कांग्रेस इस पूरी यात्रा में अपना एक डिफरेंट अप्रोच दिख रहा है कांग्रेस का, चाहे वो मतदाताओं की सनातनी की खाई थी या ये कहें कि एक हिंदुत्व की खाई थी, उसको पाटने की पूरी कोशिश इस यात्रा में जरूर की है। जो अब तक कांग्रेस पर आरोप लगते रहे हैं कि आप कहां हिंदूवादी सोच के हैं, आप कहां हिंदुओं के बारे में सोचते हैं या कहां इस सनातन के बारे में सोचते हैं, उस खाई को जरूर पाटने की कोशिश की है, कम शब्दों में। देखिए, मैं यही बोल रहा हूं कि जब मैं ये बात कह रहा हूं कि अप्रोच बदला है, तो इसका मतलब यही है कि पहले भी उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व के पर काम किया। पिछले कुछ चुनावों में आपने देखा होगा कि चुनाव के टाइम मंदिर गए और कई धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लिया। लेकिन इस बार बात अलग है, वो पूरी रणनीति के साथ, अब एक बड़े कन्विक्शन के साथ अपनी बात, अपनी शख्सियत या पार्टी की का अप्रोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो महाकाल में पूरे पीक पर दिखा। और ये निश्चित है कि ये मेरे ख्याल से ये लगभग यात्रा बीच में है और आधा आपने देखा होगा कि बड़े चुपचाप चलती रही है यात्रा। लेकिन अब आगे का जो भाग है उसमें एक बिल्कुल ये बड़ा, मतलब इस पे काफी चर्चा होगी इस यात्रा पर और काफी वार पलटवार भी होंगे। तो ये निश्चित रूप से ये एक आने वाले दिनों में हम एक इंटरेस्टिंग चीजें हम इसमें देखेंगे। बिल्कुल, चलिए आगे यात्रा कहाँ चलती है वहां पर भी फोकस रहेगा और आगे के भाग में राजनीतिक गणित क्या होगा उस पर भी फोकस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चुनाव शाखा से इतनी महत्वपूर्ण वो पुरानी चीजें और नए सेगमेंट को हमारे साथ जोड़ने के लिए। अब बारी हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं और आज हम आपको लिए चलते हैं हाई प्रोफाइल सीट में शुमार जबलपुर की कैंट विधानसभा, जहां 3 दशकों से बीजेपी अपना परचम लहरा रही है। आज हमें जबलपुर की कैंट विधानसभा क्षेत्र में 1,77,000 मतदाता वाली इस विधानसभा क्षेत्र में हमेशा से कोई प्रॉब्लम कहने को मात्र रही है, क्योंकि इस विधानसभा में तमाम शहर के समृद्ध लोग निवास करते हैं। जजेस बंगलों की बात करें या सांसद राकेश सिंह की, क्या सोचती है यहाँ की जनता, जानते हैं जनता का मन। संस्कारधानी जबलपुर की कैंट विधानसभा सीट कई मायनों में खास है। हाईकोर्ट के तमाम न्यायाधीशों और सांसद के बंगले भी इस विधानसभा क्षेत्र में है, इसलिए यह हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। आर्थिक रूप से समृद्ध लोगों के इस क्षेत्र में तकरीबन 1,77,000 वोटर्स हैं। इनका क्षेत्र के विकास और चुनाव को लेकर क्या मानना है, पहले ये जानते हैं। मैंने इस चीज़ को नोटिस किया ईश्वर दास चौहानी दादाजी से लेकर के उनके जो सुपुत्र अभी अशोक भैया भी काम कर रहे हैं, उनके कामों को मैंने अपनी आंखों से पर्सनली देखा हुआ है कि वो घर घर जाते हैं, हर व्यक्ति और हर व्यक्तित्व का नाम उनको याद रहता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो रोड है वो मतलब सब हमेशा खराब रहती है, बनने के बावजूद उसमें पता नहीं कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है कि पानी गिरा और रोड खराब। जो हमारे मतलब ये काजगढ़ एरिया में जो स्टेशन रोड वाली रोड कभी नहीं बन पाती है। वो काम तो भरपूर है कैंट में, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी यहाँ पे बीजेपी इतने सालों से चल रही है। बाकी काम की आपने भी पार्टी चुनाव भी देखे होंगे, उसमें भी पूरी सीटें बीजेपी की आई हैं। यहाँ पे महंगाई बहुत है, सब महंगाई, दूध से ले लें, शक्कर से चाय पत्ती ले लें, कुछ भी ले लें आप, सिलेंडर ले लें, गैस भी ले लें, कुछ भी ले लें, सब में महंगाई तेज है। अब महंगाई का तो है, महंगाई तो है, महंगाई मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, ये 2 मुद्दे तो रहेंगे 24 में। और बड़े बड़े माल खुल रहे हैं, तो छोटा व्यापारी जो खुदरा व्यापारी था वो तो नाखुश है।
कैंट विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीते 4 दशकों से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा है। ईश्वर दास रोहाणी के निधन के बाद उनके बेटे अशोक रोहाणी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लिहाजा पीएम मोदी और सीएम शिवराज के चेहरे के साथ बीजेपी जीत की कवायद में जुटी है। बीजेपी 2023 में विकास के वादों पर जीत का परचम लहराने का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से वहाँ पे कार्यकर्ता हमारे और विधायक जिस प्रकार से वहाँ विकास के काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से जनता हमारे साथ है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, क्योंकि कैंट विधानसभा में लगातार 5 साल काम किया जाता है और जो छात्र 5 साल अपनी पढ़ाई अच्छी करता है तो वो निश्चित रूप से चुनाव के समय मेरिट में आता है। तो ये देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से भारी बहुमत से जीतने वाली। बीजेपी के दावों के उलट कांग्रेस की भी अपनी दलीलें हैं। महंगाई, बेरोजगारी और मूलभूत सुविधाओं को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और बीजेपी के मजबूत किले को ढहाने की पुरजोर कोशिश करेगी। आम जनता तो यहाँ पे त्रस्त है। क्षेत्रीय विधायक द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया है। चाहे आप बात कर ले सामुदायिक भवन की स्थिति देख ले, नगर निगम की, सब जर्जर पड़े हैं और शराब और जुए के अड्डे बन गए हैं। यहाँ लोग बेरोजगार हैं। पिछले 10 वर्ष में क्षेत्रीय विधायक द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया। चाहे स्वास्थ्य की बात कर लें, वहीं शिक्षा की बात कर लें। हमारे सभी कार्यकर्ता जो कांग्रेस के सक्रिय हैं, सब रुझान मिल रहा है और आश्वासन भी दिया जा रहा है जनता की तरफ से कि इस बार बदलाव कैंट में अवश्य होगा। बीजेपी कांग्रेस के दावों और वादों के बीच चुनावी सरगर्मी लगातार तेज होगी, लेकिन 2023 में जनता का दिल कौन जीत पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। अब जरा जबलपुर कैंट का सियासी इतिहास देखते हैं। करीब 1,77,000 मतदाताओं वाली सीट, हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है कैंट विधानसभा। 3 दशकों से बीजेपी का मजबूत गढ़ है कैंट। 1990 में आखिरी बार कांग्रेस को मौका मिला। 1990 में आखिरी बार मिला था कांग्रेस को मौका यहां पर। 1993 से 4 बार जीते हैं दिवंगत ईश्वर दास रोहाणी। वो जब थे तो वो 4 बार जीते। अब ईश्वर दास रोहाणी के बेटे अशोक रोहाणी यहां की कमान संभाल रहे हैं। 2013 और 18 में कैंट से जीते हैं अशोक रोहाणी, इसी सीट से जहां से उनके पिता जीता करते थे। करीब 1,77,000 मतदाताओं वाली सीट है। बारी हमारे एक और खास सेगमेंट की, बोले तो नेताजी की, जिसमें हम आपको मिलवा रहे हैं आपके जनप्रतिनिधियों से और जान रहे हैं कि आने वाले चुनाव को कैसे देखते हैं, चुनाव को लेकर उनकी पार्टी कैसी सियासी जमावट कर रही है। साथ ही जानेंगे वो कौन से मुद्दे हैं जो उनकी पार्टी को सफलता दिलवाएंगे। आज बोले तो नेताजी में मिलिए बीजेपी नेता और महू विधायक उषा ठाकुर से, जो मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के साथ पर्यटन और संस्कृति विभाग भी संभाल रही हैं। मिशन 2023 को लेकर मध्य प्रदेश में बिगुल बजने वाला है और इंदौर जिले की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा है महू, वहां से विधायक है उषा ठाकुर जी और मध्य प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। सीधे बातचीत करेंगे कि आखिर इन 4 सालों में किस तरीके से महू के विकास को लेकर उन्होंने काम किए हैं। सबसे पहले मंत्री जी, किस तरीके से देखते हैं इन 4 सालों का ये सफर रहा है बतौर महू विधायक, कैसे देख रहे हैं आप, कितना विकास हुआ है महू में? ये जो 4 साल का सफ़र था ये बहुत ही अद्भुत है, अनूठा है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे वनवासी क्षेत्र में सेवा का मौका सब लोगों ने दिया और मैंने भी पुरजोर कोशिश की कि उनकी सभी समस्याओं के समाधान समूल ढूंढ सकूं। बड़ा आदिवासी इलाका भी कहीं न कहीं महू विधानसभा से जुड़ा हुआ है। जयस संगठन लगातार कहीं न कहीं वहाँ पर सक्रियता दिखा रहा है। क्या आपको लग रहा है 2023 के इलेक्शन में कोई टेंशन है बीजेपी के सामने जयस को लेकर? देखिए, बीजेपी को लेके, वो जयेश को लेके बीजेपी को कोई टेंशन नहीं है। बीजेपी का भरोसा सेवा में है, बीजेपी का भरोसा समाज परिवर्तन में है। पैसा एक्ट, इनकी कल्याण की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने 75 वर्ष गंवा दिए, आज तक पैसा एक्ट कभी लागू नहीं हुआ था और बड़ी उदारता से मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट हमने लागू किया। उनको उनके सारे मौलिक अधिकार मिले, वो अच्छे तरीके से खेती किसानी करे, वो निर्भीक होकर अपनी भूमि पर रहे
और उसका उनको लोन मिल सके, उनका किसान क्रेडिट कार्ड बन सके, इस सब दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं। महू में कहीं न कहीं इस बार जीत होगी, कांग्रेस की दावा कर रही है। देखिए, अब मुगालते पालने में तो कोई हरकत है नहीं है, पाल सकता है कोई भी मुगालता, पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी सेवा पे भरोसा है। मैंने पूरे 4 साल, आप कहीं पता लगाइए, किसी सूत्र से तो पता लगे, आम आदमी को न्याय मिले, दुष्टों को दंड मिले और समाज की अवैध अनैतिक गतिविधियां जड़मूल से समाप्त हों। इसके लिए ही मेरा सदैव संघर्ष रहता है और मैं हमेशा इसी के लिए प्रयत्नरत रहती हूँ। अपने क्षेत्र की आम जनता पर मुझे 100% भरोसा है। वो काम की नेक नियति को और सही काम करने वालों को पहचानती है, तभी तो उन्होंने 13 दिन में मुझे प्रतिनिधि बना दिया था और मुझे पूरा भरोसा है कि उन सबका भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। महू में प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी की जीत। मोदी फैक्टर और शिवराज फैक्टर कितना काम आएगा 2023 में आपको लगता है? देखिए, ये दोनों तो फैक्टर हमारे ब्रह्मास्त्र हैं और ये तो 100% काम आते ही हैं। असर दिखाएंगे कहीं ना कहीं, आपको लग रहा है? निश्चित रूप से हमारे दोनों नेताओं की तो ये श्रेष्ठ नीतियां हैं कि कैसे अंत्योदय के दोनों सच्चे साधक हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उनके पीछे हमको भी थोड़ा सा सेवा का मौका मिला हुआ है। तो अंत्योदय की सच्ची साधना हमने हमारे दोनों नायकों से सीखी है। चलिए, यहाँ पर उषा ठाकुर जी हैं, कैबिनेट मंत्री, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि महू में खास तौर पर जो विकास के काम हुए हैं उन्हीं के दम पर 2023 में एक बार फिर से महू विधानसभा में बीजेपी की जीत होगी और कांग्रेस पर भी सीधे तौर पर वे निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं। धीरज के साथ पीयूष वारी, बंसल न्यूज, इंदौर। चलिए, नेताजी की बात आपने सुन ली, अब वक्त है चुनावी जायका लेने का। बंसल न्यूज की टीम सर्दी में सियासी सरगर्मी का जायजा लेने के लिए खंडवा पहुंची और चाय की चुस्कियों के साथ लिया जायका चुनाव का। जायका की बात करें तो ठंड के मौसम में चाय का अलग ही मजा है और चाय की दुकान हो और चुनावी चर्चा ना हो ये तो संभव ही नहीं है। ऐसे ही एक दुकान पर अब हम पहुंचे हैं, खंडवा की ये एक चाय की दुकान है। ये यहाँ पर लोग आए हैं और चुनावी चर्चा भी कर रहे हैं और चाय का जायका भी ले रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। 23 की तकरार में क्या मुद्दे होने चाहिए? विधानसभा चुनाव जो 23 का है, निश्चित तौर पर जो काम करने वाली सरकार है उसी को जनता चुनेगी। हमारा भी यही है कि जो विकास कर रहा है उसको ही मत देना चाहिए। बाकी झूठे वादे करने वाले तो बहुत देखे हमने, झूठे वादे करते हैं लेकिन ज़मीन पे कुछ भी काम उतरता नहीं है। झूठे वादे करो, घोषणाएं करो और सब चीज़ें बोलते जाओ, लेकिन जो चुनाव में जो महत्वपूर्ण रूप से काम करने वाले जो लोग रहते हैं और उन्हीं को यदि जनता चुनेगी तो शहर का विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। तो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव होना चाहिए, कहीं ना कहीं जनता ये सोच रही है। युवा है, उनसे भी बात करते हैं, क्या मुद्दे होना चाहिए आगामी चुनाव में? यदि विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा का चुनाव स्थानीय स्तर पर और स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। स्थानीय मुद्दे विकास के होते हैं। स्थानीय मुद्दे जो निम्नतर स्तर पर जा सकता है व्यक्ति, उस स्तर पर जाकर नीचे के लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरे, शहर की व्यवस्था कैसे सुधरे, ये पूरे का पूरा यदि हम परिदृश्य देखते हैं तो मध्य प्रदेश में पिछले 15 से 20 सालों में विकास की इस तरह की अवधारणा को बदल दिया गया। वो अवधारणा स्थानीय मुद्दों पर ला दी गई, वो स्थानीय सांप्रदायिकता पर ला दी गई। वो जो सारे मामले हैं वो लाकर कहीं न कहीं टिक जाते हैं उन मुद्दों पर जो जरूरी नहीं है। ऐसे गैर जरूरी मुद्दों को लेकर जब बात होती है तो बेरोजगारी का मुद्दा थम जाता है, किसानों का मुद्दा थम जाता है। चुनाव में क्या मुद्दे होना चाहिए, आप क्या बोलना चाहेंगे? अब अपन यहाँ खड़े हैं, ये खंडवा का वेस्ट है, रेलवे पटरी के उधर खंडवा का ईस्ट है। जब से मैं बचपन से बड़ा हूँ आज तक इसकी व्यवस्था सही नहीं है। अभी आप देखो, कैमरा उधर डाल के देखो, सारा पूरा हैवी ट्रैफिक भी वहीं से, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, सब आना जाना वहीं से करने। क्या स्थिति आप देखो ना, आज तक वो या तो गंदे नाले में से निकलते रहो आप, 3 पुलिया के, यहाँ से निकलते रहो, मजबूर है। एक ही पार्टी को जीतना है, वही जिस तरीके से चाहे उस तरीके से कर। आपके शहर के लिए क्या हुआ है? किस तरह के मुद्दे होना चाहिए चुनाव में? सबसे पहले बाईपास होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। ट्रैफिक व्यवस्थित नहीं है, बाईपास नहीं है, इसलिए तकलीफ जाती है जनता को। सबसे ज़्यादा जनता उसी से परेशान है। रोड यहाँ पे ठीक नहीं है, जगह जगह गड्ढे हैं। विधायक महोदय इस चीज़ पे ध्यान दे नहीं पाते। अब ये क्या कारण है, विधायक महोदय स्वयं जाने। रोजगार की स्थिति क्या लगती है आपको यहाँ? रोजगार के लिए जो औद्योगिक क्षेत्र जो चुनाव करा था उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। यहाँ की जनता परेशान है।
विधायक जी को समझ आना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा नया रोजगार करा जाए जिसकी वजह से पब्लिक को सपोर्ट मिले, या कोई नई फैक्ट्री खोली जाए या नया कोई ऐसा उद्योग लाया जाए जिससे पब्लिक को रोजगार मिले और उसके साथ सहायता मिले। आम जनता की राय ये थी कि चुनावी जायके के साथ साथ जनता मुद्दों पे भी बात कर रही है और खुल के बात रख रही है। निश्चित तौर पर अगला चुनाव जो है विकास को लेकर के होगा, जनता को यही उम्मीद है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि चुनाव किन मुद्दों पर होगा, पर जो भी होगा 23 की तकरार में चुनावी जायका के साथ मैं शेख रेहान, बंसल न्यूज, खंडवा। तो ये थे खंडवा के लोगों की चाय के साथ उनकी राय। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त एक नया सियासी सफर लेकर, नेताजी की बात और साथ ही साथ चुनावी जायका लेकर। नमस्कार।